नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के कई राज्यों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम्स जबरदस्त एक्शन में दिखाई दी। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर में दिन भर ईडी की टीम उनका इंतजार करती रही और हेमंत सोरेन रहस्यपूर्ण तरीके से गायब हो गए। न रांची में दिखे, न दिल्ली में मिले। कहां हैं किसी को पता नहीं। मुख्यमंत्री के कार्यालय से ईमेल करके ईडी को बताया गया कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली गए हैं। ईडी की टीम 31 जनवरी को रांची में मुख्यमंत्री के घर पर आकर पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ लालू यादव पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे लैंड फॉर जॉब स्कैम में लंबी पूछताछ हुई। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मानेसर लैंड डील केस में पूछताछ हुई। मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र वायकर से जमीन घोटाले में पूछताछ हुई। पंजाब में बीजेपी के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने पूछताछ का समन भेजा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही हेमंत सोरेन के गायब होने की और लालू यादव के पेश होने की। हेमंत सोरेन का चार्टर प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी भी खड़ा है। इसी प्लेन से हेमंत सोरेन को आज वापस रांची जाना था, लेकिन हेमंत सोरेन न एयरपोर्ट पहुंचे, न दिल्ली में अपने घर पर मिले। वो अचानक अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए। ईडी की टीम्स दिल्ली में उनके घर पर, झारखंड भवन में और सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन वो तीनों जगह नहीं मिले। हेमंत सोरेन की पार्टी ने इल्जाम लगाया कि ईडी उन जमीनों के बारे में आरोप लगा रही है, उन जमीनों के बारे में सवाल पूछ रही है जो जमीनें सरकारी हैं, बिक ही नहीं सकती। इसके अलावा जिस घर के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं वो हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम है, जिसका पूरा ब्यौरा पब्लिकली मौजूद है। इसलिए ईडी का एक्शन राजनीति से प्रेरित है। विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करने की कोशिश है। लालू से पूछताछ पर भी उनकी बेटी मीसा भारती ने इसी तरह का इल्जाम लगाया। कहा यह सब बीजेपी की साजिश है। विपक्ष के नेता चुनाव में कैंपेन न कर सकें, इसलिए ईडी के जरिए उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश की जा रही है। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य तो बहुत नाराज हो गई। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ होता है तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। कुल मिलाकर ईडी के एक्शन से विरोधी दलों के नेताओं में, पार्टियों में खलबली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला रवैया हेमंत सोरेन का रहा। ईडी की टीम आज सुबह सुबह दिल्ली में उन सभी ठिकानों पर पहुंच गई जहां हेमंत सोरेन मिल सकते थे। हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं तो या तो सरकारी घर में ठहरते हैं, या फिर झारखंड भवन में, या फिर वसंत विहार में मौजूद अपने निजी घर पर। क्योंकि ईडी की टीम हेमंत सोरेन को कुल 10 बार समन भेज चुकी है, वो 8वें समन के बाद पूछताछ के लिए राजी हुए थे। ईडी की टीम ने रांची में उनके घर जाकर पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें फिर 27 जनवरी को पेश होने को कहा गया था। हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए तो 10वां समन भेजा गया और कहा कि 31 तारीख से पहले ईडी के सामने पेश हों। ईडी ने साथ ही यह भी कहा था कि अगर हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे तो ईडी की टीम खुद उनसे पूछताछ करने आएगी। हेमंत सोरेन जानते थे इस बार ईडी की टीम 31 जनवरी की आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करेगी, इसलिए वो दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली आकर गायब हो गए। ईडी की टीम घरों की तलाशी लेती रही, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं नहीं मिले। लेकिन इस दौरान रांची में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बड़ी संख्या में हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुट गए। नारेबाजी हुई, प्रदर्शन शुरू हो गया। असल में हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के केस में पूछताछ होनी है। फौज की जमीन को फर्जी कागजों के आधार पर खरीदा और बेचा गया। इस मामले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी इसी केस की जांच कर रही है। हालांकि आज ईडी को हेमंत सोरेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पता ही चला कि सोरेन के घर से ईडी की टीम ने जमीन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके बाद दोपहर में ईडी को ईमेल के जरिए बताया गया कि मुख्यमंत्री प्राइवेट काम से दिल्ली गए हैं। ईडी 31 जनवरी को रांची में उनके घर आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। शाम को जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात पर आपत्ति जताई
कि हेमंत सोरेन के गायब होने की बात क्यों कही जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, जिस तरह ईडी एक्शन में है, जिस तरह की अफवाहें फैला रही है, उससे साफ हो गया सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा, जिस जमीन के घोटाले की बात की जा रही है, उस जमीन की खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती, तो घोटाला कैसे हो सकता है। जिस केस का जिक्र हो रहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में भूयरी दर्ज है, तो जो हो ही नहीं सकता उस पे केस का तफ्तीश हो रहा है। जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है। हमसे जो भी राजनीतिक मतभेद है उसमें लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे कर रहे हैं। आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है, जो कि संभव नहीं। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे, और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा। स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम करीब 11 घंटे तक बैठी रही, उनसे संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन हेमंत सोरेन के फोन भी स्विच ऑफ हैं। किसी को नहीं पता चला वो कहां है। इसलिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला किया। बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर लिखा कि डर के मारे हेमंत सोरेन 18 घंटे से फरार हैं। वो देर रात हवाई चप्पल और चादर से मुंह ढककर अपने घर से पैदल निकल गए। उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी अजय सिंह रहता है, वो भी गायब है और दोनों के फोन स्विच ऑफ हैं। मरांडी ने कहा, इससे ज्यादा चिंताजनक और शर्म की बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर चोर डकैतों की तरह फरार हो जाए। बाबूलाल मरांडी ने गवर्नर से विधि सम्मत कदम उठाने की मांग की। इसके बाद झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का भी रिएक्शन आया। गवर्नर ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जांच में राजनीतिक दलों की दखलंदाजी ठीक नहीं है। ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. 11 घंटे के रेड के बाद जब ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर से निकली तो सबको लगा अब वो आज नहीं लौटेगी। लेकिन 1 घंटे बाद शाम 7 बजे ईडी के अफसर फिर हेमंत सोरेन के घर पर पहुंच गए। वहां खड़ी हेमंत सोरेन की पर्सनल कार की तलाशी ली गई। इस कार से कुछ कागजात जब्त किए गए और इसके बाद ईडी की टीम फिर से हेमंत सोरेन के घर के अंदर गई और अब उनके लौटने का इंतजार कर रही है। हेमंत सोरेन को समझ आ गया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और केस ऐसा है कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो बेल मिलना मुश्किल है और एक तरफ जेल जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ सरकार भी जाएगी। इसीलिए हेमंत सोरेन आज अचानक गायब हो गए। हालांकि ये सिर्फ एक मामला है। हेमंत सोरेन के खिलाफ कई मामलों में जांच हो रही है। उनके लिए एक बुरी खबर यह भी आई कि उनकी 82 संपत्तियों के बारे में लोकायुक्त ने हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। चूंकि हेमंत सोरेन अब तक इस मामले में जवाब देने से बचते रहे हैं, इसलिए लोकायुक्त ने उन्हें 15 दिन का वक्त दिया है और साफ साफ कह दिया कि ये आखिरी मौका है। अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो लोकायुक्त उनके खिलाफ एक्शन लेगा। हेमंत सोरेन के पार्टी के लोग कहेंगे ये सब चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना कहने से काम कैसे चलेगा? अगर आरोप है, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब नहीं दिया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन को इस मामले में लालू यादव से सीखना चाहिए। लालू को ईडी ने बुलाया
और लालू आज पहुंच गए। लैंड फॉर जॉब स्कैम के केस में लालू यादव से आज पटना में ईडी के अफसरों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। लालू को सुबह 11 बजे बुलाया गया था और लालू बिल्कुल सही वक्त पर ईडी के दफ्तर पहुंच गए। उनके साथ सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती भी थी, लेकिन लालू के पहुंचने से पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में ईडी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे और जैसे ही लालू यादव वहां पहुंचे, लोगों ने उनके फेवर में नारेबाजी शुरू कर दी। मीडिया ने लालू का रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उनके सपोर्टर्स ने और नारेबाजी की। लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर में जाना चाहती थी। उन्होंने लालू के हेल्थ का हवाला दिया, लेकिन ईडी के अफसरों ने इसकी परमिशन नहीं दी। मीसा भारती ईडी के दफ्तर के बाहर ही बैठ गई, लेकिन इस मामले में लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी दिखाई, कई ट्वीट किए। रोहिणी आचार्य ने कहा, सबको मालूम है उनके पापा की क्या हालत है, बिना मदद के वो चल भी नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। हालांकि कुछ देर बाद लालू यादव को दवा देने के लिए मीसा भारती को अंदर जाने की परमिशन दी गई, लेकिन मीसा भारती ने साफ साफ कहा उनकी फैमिली को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लालू यादव से डरती है। जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी उस समय। उसके बाद आई थिंक प्रश्न उस समय पूछताछ चल ही रहा था। अब इंटेंशन तो देश के लोग समझ रहे होंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। देखिए, कर भी सकती है ये सरकार। ये इस तरह की हरकतें और इस तरह का वो करते आए हैं, तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं भी करेगी। बट मुझे लगता है कि उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? इसके बाद बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद सामने आए, तो उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जो कुछ किया है उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। ईडी के सवालों का जवाब नहीं देना, तरह तरह के बहाने बनाना, सवाल उठाना, ये सही नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जो लोग कहते हैं कि ईडी सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाती है, गलत तरीके से फंसाती है, तो ऐसे लोगों को कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिलती? जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? बेल मिला? कितनी बार गए सुप्रीम कोर्ट तक? संजय सिंह जेल में है कि नहीं? वो जो मलिक शिक्षा मंत्री था या राशन मंत्री था या पहले जो पार्थ बाबू थे, ये सब जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या? जवाब इसका देना है ना। ये केस उस वक्त का है जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे। इल्जाम यह है कि लालू के कार्यकाल में रेलवे में 4th क्लास की अपॉइंटमेंट के बदले में रिश्वत में गरीब लोगों की जमीनें लालू यादव और उनके परिवार के नाम कर दी गई। इस केस में लालू के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। कल तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसके बाद राबड़ी देवी और उनकी बेटियों से भी पूछताछ होगी। यह सही है कि लालू यादव की सेहत साथ नहीं दे रही है, लंबे वक्त से बीमार हैं, काफी समय वो जेल में रहे, उसके बाद उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई।
इसलिए लोगों की सिंपैथी लालू यादव के साथ हो सकती है, लेकिन जांच एजेंसियों की भी अपनी मजबूरी है। अदालत में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अगर केस को मजबूत नहीं बनाया तो कोर्ट से डांट पड़ेगी। केस को अंजाम तक तो पहुंचाना होगा, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लालू से पूछताछ उनके घर पर हो, बार बार बुलाने के बजाय उनसे एक बार में सारी इंक्वायरी खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। लालू यादव ने अब तक जांच में सहयोग किया है, बार बार अदालत में पेश हुए हैं, ईडी ने जब जब बुलाया वो गए हैं, इसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन एक तरफ लालू से पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश बाबू की नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी 8 मंत्री शामिल हुए। दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता कल सरकार में शामिल थे, आज उनके घर के बाहर लगी नेम प्लेट्स बदल गई, पटना में लगे पोस्टर्स बदल गए। मुख्यमंत्री आवास के सामने तेजस्वी और नीतीश कुमार की तस्वीरों वाले जो पोस्टर बैनर लगे थे, उन पर तेजस्वी की तस्वीर को अखबार चिपकाकर छुपाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के पोस्टर लगा दिए गए। कैबिनेट की मीटिंग के बाद बिहार के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा, बीजेपी ने बिहार को आरजेडी के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए नीतीश से हाथ मिलाया है। विजय सिन्हा ने कहा, अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है जो राज्य के विकास की रफ्तार को तेज करेगी। विजय सिन्हा ने कहा, बहुत जल्दी विधानसभा का सेशन भी बुलाया जाएगा। बिहार को जिस रास्ते पर लेकर के राजद के लोग चला था, उससे बचा लिए। और राजद की मानसिकता जिस अराजकता का था, सामाजिक उन्माद फैलाने का था, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने का था, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता थी, आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है और इसको हमको मजबूत करना है। विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी। विधानसभा के सेशन की तारीख तो तब तय होगी जब यह तय हो जाएगा कि स्पीकर कौन होगा, क्योंकि मौजूदा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं, लालू के करीबी हैं। इसलिए सबसे पहला काम अवध बिहारी की जगह किसी और को स्पीकर बनाने का होगा। इसके लिए कोशिश शुरू हो गई है। आज बीजेपी की तरफ से नंद किशोर यादव ने अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इसका समर्थन जीतन राम मांझी ने भी किया है। नए इक्वेशंस के हिसाब से सत्ता पक्ष के पास 128 वोट हैं, तो आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन के पास 114 विधायक हैं। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान अभी किसी भी पाले में नहीं है, इसलिए अवध बिहारी काटना तो तय है। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने कहा, अगर अवध बिहारी चौधरी अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही स्पीकर की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिहार में बीजेपी अपने काम में लग गई है, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन विरोधी दलों के नेता इस जख्म के दर्द से अभी भी करा रहे हैं। क्योंकि आज ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंची, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के मन में टीस ज्यादा गहरी दिखाई दी। राहुल के साथ बिहार के किशनगंज पहुंचे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, नीतीश ने बीजेपी के साथ साजिश बहुत पहले रच ली थी। प्लान भी यही था कि जब राहुल बिहार पहुंचे तो इस तरह का कोई काम किया जाए जिससे राहुल की यात्रा की चर्चा ना हो। जयराम रमेश ने कहा, नीतीश बीजेपी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो उनके आकाओं ने हुक्म दिया। बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्या करते? उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा, अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। तो इसमें ये तो बिल्कुल जुगलबंदी है। जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं
झूठ के जगत गुरु और जो पटना में बैठे हुए हैं विश्वासघात के विशेषज्ञ, इन दोनों के बीच में ये तालमेल है, जुगलबंदी है। इससे दो बातें मैं कहूँगा, इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि जयराम रमेश के इस इल्जाम पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने विरोधी दलों का गठबंधन बीजेपी की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से छोड़ा है। केसी त्यागी ने कहा, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। नीतीश ने सभी दलों के नेताओं को इकट्ठा किया। अगर नीतीश ने योजना बनाकर पलटी मारी तो फिर वो विपक्षी दलों को एकजुट क्यों कर रहे थे? उन्होंने पटना से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक विपक्षी दलों की बैठक में क्यों शिरकत की? कांग्रेस इस बात का तो जवाब दे। इंडिया गठबंधन में घटक दलों में समन्वय कायम नहीं हो पाया। बाहर से देखने पे सब सामान्य था। कांग्रेस पार्टी घटक दलों के साथ राजनीति करने पे लगी हुई थी। हम इसको मजबूत करने में लगे थे और वो इसके बड़े पदों को हथियाने में लगे हुए थे। ये प्री प्लान्ड की कलई जब खुली है, जब ममता बनर्जी ने अशोका होटल में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे श्रेष्ठ माना। यद्यपि मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि बगैर चेहरे के ही काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस पद को हथियाने की जुगाड़ में थी। ये जो घटक दल हैं, ये कांग्रेस पार्टी से लड़कर के ही अस्तित्व में आए हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। उसी से खिन्न और क्षुब्ध होकर के, यद्यपि हम संस्थापक सदस्य हैं, हमने उससे नाता तोड़ा और हम देखते हैं निकट भविष्य में भी इसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है। बीजेपी के इशारे पर नीतीश ने विरोधी दलों के भरोसे को तोड़ा है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बिहार में जो कुछ हुआ उससे खड़गे इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को देश के लिए, लोकतंत्र के लिए प्राण घातक जहर बताया। खड़गे ने कहा, अगर 2024 में मोदी जीत गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी और फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है और उसके संग में इनो है। फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो। हमने कहा अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे हैं, आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। कांग्रेस के गुस्से की, उल्टे सीधे आरोपों की बीजेपी ने कोई परवाह नहीं की और ना ही नीतीश कुमार ने इन पर रिएक्ट किया। हालांकि बिहार के नए नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने सम्राट चौधरी के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ी हो गई। जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू के साथ गए थे तो सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी और कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा नहीं देंगे, पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब नीतीश कुमार ने पलटी मारी। सम्राट चौधरी उनकी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनसे सवाल पूछे गए कि उनकी कसम का क्या हुआ, पगड़ी उतारेंगे या नहीं। इस पर आज सम्राट चौधरी ने कहा वो अपनी पगड़ी को अयोध्या में रामलला के चरणों में अर्पित कर देंगे,
क्योंकि पार्टी मां के समान है और वो पार्टी के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकते। देखिए, एकदम स्पष्ट मैं कर रहा हूं, वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दुमत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता। कल से मैं राजनीति के बड़े बड़े महारथियों के बयान देख रहा हूं। नीतीश कुमार ने सबको चक्कर में डाल दिया है। शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव सब अपने आप को सियासत की दुनिया का चतुर चालाक खिलाड़ी मानते हैं, पर नीतीश बाबू ने ऐसी पलटी मारी कि सबको चारों खाने चित कर दिया। लालू तो आखिरी दिन तक नीतीश को फोन करते रहे, उन्हें भनक भी नहीं लगी कि कब नीतीश ने उनके बेटे के नीचे से कुर्सी खींच ली। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी चकरा गए कि नीतीश कुमार कब और कैसे उनके नेता बन गए। शरद पवार तो नीतीश को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाने की मुहिम में लगे थे, पर नीतीश कुमार ने पूरे के पूरे अलायंस को ही छिन्न भिन्न कर दिया। नीतीश कुमार क्या चमत्कार करने वाले हैं, इसकी सही जानकारी सिर्फ पटना के रिपोर्टर्स को थी, और मैं इन पत्रकारों की तारीफ करूंगा जिन्होंने उड़ती चिड़िया के पंख गिन लिए। मीडिया के सिपाही सही साबित हुए और राजनीति के महारथी ताकते रह गए। अब इन लोगों को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि टीवी चैनल्स इधर उधर की खबरें दिखाते हैं। ललन सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक हर मसले पर बिहार के रिपोर्टर्स की एक एक खबर सही साबित हुई। सम्राट चौधरी तो अपनी कसम का पश्चाताप करने अयोध्या जाएंगे, वहां मुंडन कराएंगे, पगड़ी को सरयू में प्रवाहित करेंगे, लेकिन 31 जनवरी से अयोध्या में राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचना शुरू करेंगे और इसके लिए अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, राम भक्तों को रामलला के दर्शन करने में कोई परेशानी ना आए। आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद चीफ मिनिस्टर का यह दूसरा अयोध्या दौरा है। योगी आदित्यनाथ ने आज रामलला के दर्शन किए, श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था देखी, फिर जन्मभूमि परिसर में ही एक मीटिंग की। इस बैठक में राज्य और अयोध्या के बड़े अफसर और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर्स भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों से आने वाले वीवीआईपी, मुख्यमंत्री और राम भक्तों को रामलला के दर्शन आसानी से हों और आम जनता को भी परेशानी न हो। अफसरों ने बताया कि अब तक 6 दिनों में करीब 20 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। रोज लाखों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन इंतजाम ऐसे हैं कि सिर्फ 20 मिनट में रामलला के दर्शन हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को रहने खाने या ठंड से कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में आज से आस्था स्पेशल ट्रेन का आना जाना शुरू हो गया है। आज राजस्थान से 2 आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंची। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि रेल मंत्रालय की तरफ से अयोध्या के लिए देश भर से 1000 आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएंगी। हर दिन अलग अलग राज्यों से आस्था स्पेशल ट्रेन पहुंचेंगी। इन ट्रेन से करीब 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। ट्रेन से आने वाले भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इनसे सिर्फ ट्रेन के टिकट का पैसा लिया जा रहा है। श्रद्धालु के रहने, खाने और दर्शन की पूरी व्यवस्था राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। इन्हें तीर्थ क्षेत्र पुरम की टेंट सिटी में रुकवाया जाएगा। अयोध्या में माहौल भक्तिमय है, लेकिन वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एसआई रिपोर्ट आई है, उसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच तीखी बयानबाजी हुई। आज हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन फाइल की गई। पहली अर्जी में एएसआई से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई। दूसरी याचिका में वजूखाने और मस्जिद के
10 तहखानों का सर्वे कराने की मांग की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में बाद में बनी दीवारें, फ्लोर और शिवलिंग को घेरने के लिए निर्माण को हटाकर उसका सर्वे किया जाए तो असलियत सामने आएगी। ये मांग की गई है कि मस्जिद का जो इलाका सुप्रीम कोर्ट ने सील किया है उसकी सील हटाई जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है। 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगा दी थी। आज जयपुर से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। जयपुर में आज सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्राओं ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया। छोटी छोटी बच्चियों ने थाने के बाहर नारेबाजी की। छात्राओं के साथ उनके परिवार और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। घेराव के कारण जाम लग गया, अफरा तफरी मची तो पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे, एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई। अफसरों ने छात्रों से बात की, उन्हें समझाया, उनकी एप्लीकेशन ली, कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर इन छात्रों का गुस्सा कम हुआ। असल में स्टूडेंट की नाराजगी बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य की वजह से थी। 26 जनवरी को बाल मुकुंद आचार्य को गंगा पोल के सरकारी स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। छात्राओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब और बुर्का पहनने पर ऐतराज जताया। स्कूल प्रशासन से कहा कि सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाई जाए। छात्राओं की मांग है कि जब तक बाल मुकुंद आचार्य माफी में नहीं मांगते, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हिजाब अलाउ नहीं है, पर अभी हम एसीपी साहब से बात करके आए, उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो, और है ना हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाएगी उसके हाथ हम लोग ने बताया, हम लोग बताएंगे ऐसे बोला कि है ना कुछ मत करो। प्रॉब्लम पे ध्यान देना कि हिंदू मुसलमान पे ध्यान दे, वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। हमारी शान है सब, सब ने अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे अलाउ नहीं करेंगे वो लोग? कौन होते हैं वो सब फायदा ले रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके आगे आ रहे हैं, वो आके माफी मांगे तभी धरना देगा। ऐसे वाला चुप थाने पे ही माफी मांगेगा। कुछ लड़कियां चुप नहीं, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया, उनको प्रेशराइज करा ताकि वो लड़कियों नारे लगाए, और फिर उन्होंने उसके बाद राम मंदिर सारे मैसेज बोले ये गलत है, ये गलत है, ये समझ नारे लगवाए नहीं है। स्कूल से बिना विद्या का मंदिर है। इन छात्रों की बात तो सही है कि आचार्य बाल मुकुंद ने उनके स्कूल में जाकर हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात की थी। आचार्य बाल मुकुंद स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर गए थे। उन्होंने देखा कि वहां मौजूद मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन कर आई थी, तो उन्होंने एतराज जताया, स्कूल के प्रिंसिपल को डांटा और साफ साफ कहा कि स्कूल में हिजाब पर तुरंत पाबंदी लगाएं। हालांकि उस वक्त तो लड़कियां खामोश रहीं, लेकिन आचार्य बाल मुकुंद का ये वीडियो पब्लिक हुआ तो मामला बढ़ गया। लड़कियों के पेरेंट्स ने भी विरोध जताया और लड़कियां सड़क पर उतर आई। इसके बाद मामले में सियासत आ गई, इसने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने इस मामले को विधानसभा में उठाया, आचार्य बाल मुकुंद के खिलाफ एक्शन की मांग की। उसी दिन संविधान का उल्लंघन करते हो। चिरंजीवी को बोलने दो, विषय पे बोलिए, माननीय सदस्य विषय पे बोलिए, आंदोलन माननीय सदस्य। मामला बढ़ा तो बाल मुकुंद आचार्य ने सफाई दी। उन्होंने कहा उनसे हिंदू बच्चों ने शिकायत की थी, सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड नहीं हो सकता। अगर मुसलमान बच्चों को हिजाब पहनना है तो मदरसे में जाकर पढ़ सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में 2 ड्रेस कोड है। एक पूरी बच्चियां हिजाब ही नहीं, गुरका जो होता है ब्लैक कलर का जो ड्रेस होता है, एक पूरी बच्चियां उसमें भी आती हैं स्कूल में, और एक तरफ बच्चियां स्कूल ड्रेस में आती है। तो
बहुसंख्यक समाज की बच्चियों का ये कहना है कि एक स्कूल है, एक ही अध्ययन है, उस माँ सरस्वती के मंदिर में क्यों दुभात किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो माहौल देखा, उस माहौल के अनुरूप किसी से कहा भी नहीं, खाली मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि आप बच्चे बच्चियों में दुभात न डालें, इनको आपसी सौहार्द प्रेम में रहने दें। ये इनमें 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों है। कुछ बच्चियों की तो ये भी शिकायत निकली कि अजान के समय स्कूल का पढ़ाई बंद की जाती है और उस समय नमाज प्रारंभ कर दी जाती है, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और वहीं पर तो उसके लिए एक अलग अध्ययनशाला बनी हुई है, मदरसे हैं उनमें अलग अध्ययन है, उनका ड्रेस कोड अपना है। मैं मदरसों में भी गया हूँ, मैंने वहाँ तो कोई बात नहीं की ऐसी कि वहाँ का ड्रेस कोड है, नियम है। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों का जो रूल्स बना हुआ है उस आधार पे चले, बच्चों में भेदभाव न बने, हम वो चाहते हैं। तो ये कुछ लोगों को इस पे हो सकता आपत्ति हो। इस मुद्दे पर बीजेपी के बड़े नेता और राजस्थान सरकार में मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बाल मुकुंद आचार्य को सपोर्ट किया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, जब इस्लामिक मुल्कों में हिजाब पर पाबंदी है तो हमारे देश में हिजाब पर पाबंदी की बात गलत कैसे हो सकती है। मीणा ने कहा कि हिजाब पर उनकी सरकार एक्शन लेगी और स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। हिजाब और बुर्का ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। इन मुसलमानों का डीएनए तो हिंदुस्तानी है, हमारे ही है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं, मैं उसको उचित मानता हूँ। सरकारों को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। मोटी बात यह कि स्कूल के बाहर कौन क्या पहनता है इस पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्लासरूम के बाहर सबको अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की आजादी होनी ही चाहिए। और सिद्धांत रूप में सरकारी स्कूलों में सब स्टूडेंट्स के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर एक ड्रेस कोड नहीं है तो इसे इंप्लीमेंट कराने का सलीका भी होना चाहिए। इसके लिए एमएलए को स्कूल में जाने की क्या जरूरत। अगर स्कूल की क्लासेस में हिजाब पहनना गलत है तो वहां जाकर जय श्री राम का नारा लगवाना भी गलत माना जाएगा। ये सारी बातें क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर होनी चाहिए। और चुने हुए प्रतिनिधियों को तो इसका खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। हिंदू मुस्लिम विवाद पर एक मुद्दा उत्तराखंड में भी उठा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐलान कर दिया कि वो जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके लिए उनकी सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बीजेपी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि जस्टिस रंजना देसाई का कमीशन 2 फरवरी को यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, जिसके बाद विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इसका कानून लाया जाएगा। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड में सभी धर्मों के मानने वालों के लिए एक जैसे सिविल कानून होंगे। किसी धर्म का पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। हालांकि उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने कहा, यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी उत्तराखंड को
कम्युनल पॉलिटिक्स का टेस्टिंग ग्राउंड बना रही है, ये ठीक नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा, और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है, उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके, ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के ऐलान का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने कहा, अगर इस कानून में कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात होगी तो मुसलमान उसको नहीं मानेगा। इसके विरोध में मुसलमान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी, या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके ख़िलाफ़ कोई बात होगी, तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं, और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इत्तेहादे मिल्लत के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, यूसीसी आए या ना आए, मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी अदालतें मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं चलती। ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूसीसी अभी नहीं है तो भी तमाम फैसले अदालतों में यूसीसी के मुताबिक हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून मौजूद है, लेकिन कानून की मौजूदगी में मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजरअंदाज करके हिंदुस्तानी अदालतें तमाम फैसले अपने कानून के मुताबिक कर रही है। तो यूसीसी ले आएंगे तो हमें क्या दिक्कत है, यूसीसी नहीं है तो हमारे साथ वही हो रहा है जो आप यूसीसी की बात करना चाहते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड में कानून लागू करके बीजेपी आर्टिकल 370 हटाने और राम मंदिर बनाने के बाद अपना अगला वादा पूरा करेगी। लेकिन जाहिर है मुस्लिम पक्ष के लोग इस पर कितना अमल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपने समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की बात सुनी है। वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात होगी तो मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन जो बात मौलाना तौकीर रजा ने कही, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी आए या ना आए, अभी भी ये कानून लागू है, अदालतें इसी के आधार पर फैसले देती हैं, इसलिए मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो CAA लागू नहीं होने देंगी। ममता ने कहा वो इस बात की गारंटी लेती हैं कि बंगाल में किसी को कोई नहीं निकाल सकता। जिनके पास वोटर कार्ड है, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं होगा। असल में ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि वो गारंटी से कह सकते हैं कि अगले 7 दिनों में बंगाल और पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में CAA को लागू किया जाएगा ताकि देश में घुसपैठ को रोका जा सके और सच्चे नागरिकों को उनका हक दिलाया जा सके। आगामी 1 सप्ताह मध्य आने वाले 1 हफ्ते के भीतर देश में CAA लागू होगा, ये गारंटी मैं आज आपको दे रहा हूं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल समेत देश के सभी राज्यों में CAA लागू होगा। आप देखिए, मैं आज आपको ये गारंटी देकर जा रहा हूँ। आपका भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है। भविष्य में कोई रोहिंग्या आकर यहाँ बस न जाए, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार CAA लागू करेगी। CAA लागू होगा तो जो बाहर से घुसपैठिए आकर आपके घर में बैठ गए हैं, उनको निकालकर बाहर किया जाएगा। ये जरूरी है, इसलिए अगले 1 हफ्ते में CAA लागू किया जाएगा। जरूरी एवं आगामी 1 सप्ताह मध्य केंद्र सरकार करबे। CAA का सबसे ज्यादा विरोध
बंगाल और असम में होता है। ये कानून पार्लियामेंट से पहले पास हो चुका है। अब नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। चूंकि अब शांतनु ठाकुर ने 7 दिन में बंगाल समेत पूरे देश में CAA लागू होने की गारंटी दी, तो ममता बनर्जी ने बिना देर किए बीजेपी पर हमला किया। ममता ने चेतावनी दी, अगर CAA लागू हुआ तो पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगी। ममता ने कहा कि CAA को लेकर बयानबाजी सिर्फ वोटों के लिए हो रही है, इसका देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ममता ने कहा उनकी सरकार ने बहुत से लोगों को राशन कार्ड देकर नागरिकता का सबूत दिया, और अगर कोई यह हक उनसे छीनेगा तो वो बाघ की तरह उसका मुकाबला करेंगी। এনআরসি নিয়ে লড়াই করেছে কে? এনআরসি হবে না লড়াই করেছে কারা? एनआरसी को लेकर कौन लड़ा था? हम लोगों ने लड़ी थी। यहीं पर सब राजवंशी नागरिक हैं जो बार बार चिल्ला रहे हैं ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए है। आप सभी नागरिक हैं। हमने आप सबको नागरिक के रूप में पहचान दी है। सभी शरणार्थियों को कॉलोनी का स्थायी पता हम लोगों ने दिया है। उनको राशन मिलता है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको शिक्षाश्री योजना का फायदा मिलता है, उनको लक्ष्मी भंडार मिलता है। अगर आप नागरिक नहीं होते तो आपको ये सब मिलता क्या? नहीं मिलता। यदि वो नागरिक नहीं होता तो क्या वोट डाल सकता? वो लोग मतदान करते? बीएसएफ ने सीमा पर एक अलग पहचान पत्र देने का फैसला किया है। प्लीज याद रखें, अगर बीएसएफ सीमा के आसपास के लोगों को पहचान पत्र देते हैं तो आप उनको नहीं लीजिएगा। आप उनसे कह दीजिएगा कि अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है तो मेरे पास राशन कार्ड है, मैं तुम्हारा 2 नंबर का कार्ड नहीं लूंगा। अगर आप वो कार्ड लेंगे तो एनआरसी में आ जाएंगे। अगर आप लोग किसी भी समस्या में पड़े तो हम आपके साथ हैं। मैं बाघ के बच्चे की तरह हूँ। ममता ने बाघ की तरह CAA और NRC के खिलाफ लड़ने की बात की, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बंगाल की छाती पर चढ़कर CAA लागू किया जाएगा और NRC को भी लागू किया जाएगा। गिरिराज ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में विदेशी घुसपैठियों को पनाह देती हैं। इसे रोकने के लिए CAA का लागू करना जरूरी है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा? इसीलिए ये कानून बंगाल में TMC के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है NRC, जिसे कहते हैं नागरिकता कानून। क्या दुनिया के हर नागरिक का अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है? क्या भारत में नहीं होना चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नागरिकता के संशोधित कानून को लागू करने का विरोध किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा, देश का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता, तो अगर सरकार को CAA लागू करना है तो उसमें भेदभाव वाले क्लॉज हटाकर लागू करे। कासिम रसूल इलियास ने सवाल उठाया कि म्यांमार या किसी दूसरे देश से भारत आने वाले मुसलमानों को सरकार नागरिकता क्यों नहीं देना चाहती। हमारा संविधान जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाने की इजाजत नहीं देता है। पाकिस्तान से नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, बांग्लादेश से नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, अफगानिस्तान से अगर मुसलमान नहीं आते तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उस वहां से 1-2 लोग भी आते हैं और वो नागरिकता मांगते हैं तो कानून में उसका प्रोविजन होना चाहिए। ये कानून जो बनाया गया वो डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है कि हमारा कानून, हमारा देश कोई ऐसा कानून बनाने की इजाजत नहीं देता है जिसमें भेदभाव हो, देश के नागरिकों के साथ भेदभाव हो। तो ये कानून जो बनाया गया वो डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला अभी तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला नहीं दिया उसके ऊपर में। तो मेरा मानना यह है कि अगर सरकार
इसको लागू करना चाहती है तो उसमें संशोधन करके उसका डिस्क्रिमिनेटरी नेचर जो है वो खत्म करना चाहिए उसको। देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई यानी दूसरा कोई और वो नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। उनकी नागरिकता कैसे प्रूफ करेंगे वो? म्यांमार तो करीब है ना आपके, और म्यांमार में जिस बड़े पैमाने पर मुसलमानों को वहां से निकाला गया है, बांग्लादेश में है, यहाँ भी है, उनको नागरिकता क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? बांग्लादेश, अगर म्यांमार से लोग निकल कर आ रहे हैं तो वो मुसलमान है ना, अरकानी मुसलमान है, तो उन रोहिंग्या मुसलमान है, उनको क्यों नहीं आप नागरिकता देते हैं? कासिम रसूल जैसे लोग जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्लियर करने की जरूरत है। हकीकत यह कि सीएए से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। ये कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जो अपने मुल्क में जुल्म का शिकार होकर 2014 से पहले भारत आए हैं। इसलिए सीएए को मुसलमानों के खिलाफ बताना, ये कहना कि इससे मुसलमानों की नागरिकता को खतरा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, बेमानी है। हकीकत है कि इस पर ममता भी राजनीति कर रही हैं और बीजेपी भी इस मुद्दे को इसीलिए हवा दे रही है। सीए बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है, कानून बन चुका है, पर पिछली बार जब इस कानून को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे तो सरकार ने इसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था। यह कहा गया था इस कानून की गाइडलाइंस बननी बाकी हैं, लेकिन अब चुनाव सामने है। बंगाल में बीजेपी इस कानून को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकती है। ये कानून लागू किया गया तो ममता बनर्जी बैकफुट पर आ जाएंगी। शायद इसीलिए शांतनु ठाकुर ने इस बात की गारंटी दे दी कि सीए का कानून एक हफ्ते में पूरे देश में लागू हो जाएगा।